तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और विचारोत्तेजक विश्लेषण की गहराई में उतरते हैं। हम एक ऐसे सोर्स मटेरियल पर चर्चा करने वाले हैं जो 2026 के पश्चिम बंगाल चुनावों की एक पूरी काल्पनिक रूपरेखा या कह लें एक ब्लूप्रिंट हमारे सामने रखता है। सोचकर देखिए, आखिर कैसे 15 साल पुराना एक अभेद्य राजनीतिक किला रातों रात ढह सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को सोचने पर मजबूर कर दे। ये सोर्स मटेरियल हमें एक बेहद विस्तृत और विश्लेषणात्मक थ्योरी देता है। इसमें बहुत ही बारीकी से समझाया गया है कि कैसे एक काल्पनिक परिदृश्य में मौजूदा टीएमसी सरकार को विपक्ष की एक ऐतिहासिक और भारी जीत के सामने घुटने टेकने पड़ सकते हैं। आइए इस पूरे ब्लूप्रिंट को करीब से समझते हैं। हम बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर पर चलेंगे जो हमारे सोर्स में दिया गया है, यानी हम शुरुआत करेंगे एक बड़े राजनीतिक चेहरे के ऐतिहासिक उदय से, फिर सिस्टम में धीरे धीरे आई दरारों को समझेंगे और आखिर में विपक्ष के उस रणनीतिक चेकमेट तक पहुंचेंगे जिसने इस काल्पनिक मॉडल की पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक दिग्गज के उदय और एक सबॉल्टन हीरो के सफर की। इस काल्पनिक पतन की असली गहराई को समझने के लिए दशकों लंबे इस सफर पर नजर डालना बहुत जरूरी है। 1984 में सीपीएम के कद्दावर नेता सोमनाथ चटर्जी को हराना हो या 1990 में हाजरा क्रॉसिंग के उस जानलेवा हमले से बच निकलना हो, फिर 1998 में अपनी खुद की पार्टी बनाना, 2006 में सिंगूर और नंदीग्राम के ऐतिहासिक भूमि आंदोलनों का नेतृत्व करना और आखिरकार 2011 में बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनकर वामनपंथियों के 34 साल पुराने अजेय किले को पूरी तरह ढा देना। सच में ये एक न रुकने वाली अजेय यात्रा थी। और इस अजेय सफर की सबसे बड़ी ताकत थी वो गहरा भावनात्मक जुड़ाव जो ग्रामीण और आम जनता के साथ बना था। माँ माटी मानुष का वो नारा और लक्ष्मी भंडार जैसी कल्याणकारी योजनाएं, इन्होंने मिलकर एक ऐसा मजबूत महिला वोट बैंक तैयार किया जिसने सालों तक सत्ता के शिखर पर एक छत्र राज कायम रखा। लेकिन फिर आता है दूसरा चरण, वो दरारें जो इस मजबूत किले में पड़नी शुरू हुईं। यहाँ से कहानी उस काल्पनिक दरार की तरफ मुड़ती है जो पिछले चुनाव की बड़ी जीत के बाद इस ठोस नींव में दिखाई देने लगी। खेला हो बे, याद है ना? 2021 के चुनावों में इस एक नारे ने विपक्ष के बढ़ते रथ को पूरी तरह से रोक दिया था। लेकिन हमारा सोच बताता है कि इस शानदार बचाव के बाद भी गवर्नेंस से जुड़ी कुछ ऐसी समस्याएं आने लगी जिन्होंने पार्टी के मुख्य जन समर्थन को अंदर ही अंदर खोखला करना शुरू कर दिया। सोर्स का साफ मानना है कि सरकार की इस कमजोरी के पीछे कुछ खास सिस्टम की विफलताएं थीं, जैसे कोविड-19 के दौरान कुप्रबंधन के आरोप और आलोचकों पर एफआईआर। इसके बाद स्थानीय स्तर पर जबरन वसूली के नेटवर्क की शिकायतें, जहां कल्याणकारी योजनाएं कथित रूप से कमीशन के खेल में तब्दील हो गई। पर इन सब में जो सबसे बड़ा झटका था वो था शिक्षा क्षेत्र का। एसएससी नौकरी घोटाला, जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक झटके में 25,753 नौकरियां रद्द कर दी गईं। और यहीं से आता है हमारा तीसरा और सबसे अहम पड़ाव, टर्निंग पॉइंट, यानी मुख्य वोट बैंक का टूटना। विश्लेषण के मुताबिक सब्र का बांध तब टूटा जब सरकार कथित तौर पर अपनी सबसे अहम जिम्मेदारी महिलाओं की सुरक्षा में चूक गई। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। जिस वर्ग ने इस पार्टी को सत्ता दिलाई थी, वही वर्ग इन दुखद घटनाओं के चलते दूर होने लगा। संदेश खाली में महिलाओं की जमीनें छीनने के गंभीर आरोप, फिर अपराधियों पर पुलिस एक्शन में देरी से टूटता हुआ भरोसा और आखिर में आरजीकर अस्पताल की वो भयानक घटना जिसने पूरे राज्य को आक्रोश की आग में झोंक दिया। अब आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, चुनावी मैदान में आए बड़े बदलाव और संस्थागत हस्तक्षेप। 90 लाख, जी हाँ 90 लाख, ये वो चौंकाने वाला आंकड़ा है जिसका सोर्स दावा करता है कि चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान इतने लोगों को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। जरा सोचिए, एक झटके में कुल मतदाताओं की संख्या में 12% की भारी गिरावट। ये कोई छोटी बात नहीं थी। अब इस पर सोर्स बिल्कुल निष्पक्ष रवैया अपनाता है और दोनों पक्षों की बात रखता है। टीएमसी का नजरिया यह था कि यह अल्पसंख्यक मतदाताओं को बेदखल करने के लिए रची गई एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक थी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का नजरिया इसे अवैध घुसपैठियों और मृतक मतदाताओं को हटाने का एक बेहद जरूरी राष्ट्रीय सुरक्षा कदम मानता था। मतलब एक ही संस्थागत कदम, लेकिन दोनों पक्षों ने इसे अपने अपने नैरेटिव के लिए जमकर इस्तेमाल किया।
और इसका जमीनी असर भी साफ दिखा। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे इलाके, जहां 2021 में 90 से 95% वोट एक तरफा पड़े थे, वहां एक नई पार्टी, आम जनता उन्नयन पार्टी की एंट्री ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। सोर्स के मुताबिक इस भयंकर वोट बंटवारे ने विपक्ष के लिए एक बड़ी जीत का दरवाजा खोल दिया। और अब आते हैं 5वें पॉइंट पर, द स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक, यानी जमीनी स्तर की वो माइक्रो इंजीनियरिंग जिसने पूरा पासा पलट दिया। विपक्ष ने सत्ताधारी दल की कमजोरियों को भुनाने के लिए एक बेहद सूक्ष्म और सदी हुई संगठनात्मक रणनीति अपनाई। यही एंट्री होती है पन्ना प्रमुख की, एक ऐसा समर्पित कार्यकर्ता जिसे वोटर लिस्ट के सिर्फ एक पन्ने की पूरी जिम्मेदारी दी जाती है। मुश्किल से 30 से 60 वोटर्स, हर पन्ने के लिए एक कार्यकर्ता नियुक्त करके विपक्ष ने डराने धमकाने वाले माहौल के खिलाफ मोहल्ले के स्तर पर ही एक ढाल तैयार कर ली, जिससे सत्ता पक्ष के लोकल नेटवर्क की ताकत सीधे तौर पर कम हो गई। सिर्फ ग्राउंड गेम ही नहीं, सोर्स एक बहुत ही चुस्त घोषणा पत्रक का भी जिक्र करता है। 44,000 पोलिंग बूथों को ताकत और कमजोरी के आधार पर बांटना, राज्य कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग का वादा करता भरोसा शोपोथ मैनिफेस्टो, मतुआ समुदाय के लिए यूसीसी और सीएए लागू करने का संकल्प और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक खास दुर्गा स्क्वाड का प्रस्ताव। कुल मिलाकर हर उस वर्ग को साधने की कोशिश की गई जो नाराज चल रहा था। 92.47%। इस भारी मतदान का कारण था 2,40,000 सीआरपीएफ जवानों की तैनाती। इससे जो एक भयमुक्त माहौल बना, उसी के दम पर ये रिकॉर्ड तोड़ काल्पनिक टर्नआउट मुमकिन हुआ। और इसी बम्पर वोटिंग ने अंतिम नतीजों के बड़े उलटफेर के लिए पूरा मंच तैयार कर दिया। और अब फाइनली छठा और आखिरी सेक्शन, 2026 के चुनावी नतीजे, एक राजनीतिक भूकंप। 4 मई 2026 के मतगणना दिवस की इस पूरी कल्पना में बंगाल की राजनीतिक तस्वीर एकदम पलट जाती है। ये थियोरेटिकल मॉडल एक एब्सोल्यूट लैंडस्लाइड की भविष्यवाणी करता है। विपक्ष 45.84% वोट शेयर के साथ 206 सीटें हासिल करता है और यहां तक कि पारंपरिक शहरी गढ़ों में भी अपना दबदबा बना लेता है। वहीं सत्ताधारी दल महज 81 सीटों पर सिमट जाता है। लेकिन इस पूरी थियरी में सबसे चौंकाने वाली बात है ये अंतिम प्रतीकात्मक हार। सोर्स की ये तुलना दिखाती है कि कैसे 2021 में भवानीपुर सीट से 59,000 वोटों से जीतने वाली मुख्यमंत्री 2026 के इस काल्पनिक मॉडल में अपने ही पूर्व सहयोगी से उसी मजबूत गढ़ में 15,105 वोटों से हार जाती हैं। ये सचमुच एक युग के अंत जैसा प्रतीक है। तो ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत गहरा और विचारणीय सवाल छोड़ जाता है। क्या ये काल्पनिक ब्लूप्रिंट सचमुच भारतीय चुनावी रणनीति के वास्तविक भविष्य का नक्शा खींचता है, या फिर ये केवल राजनीतिक थ्योरी की एक शानदार मास्टरक्लास भर है? ये हमें ये सोचने पर जरूर मजबूर कर देता है कि कैसे, भले ही कागजों पर ही सही, दशकों पुरानी एक मजबूत राजनीतिक साम्राज्य को इतनी तेजी से और इतने व्यवस्थित तरीके से ध्वस्त किया जा सकता है। खैर, समय ही बताएगा।